हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया यूनिट है हमारी, वो है ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर का जो भी बेसिक्स है और जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर की यूनिट में डिटेल में पढ़ने से पहले जो सीखना ज़रूरी है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, तो हम लोग यदि उसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट, ठीक है, अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बट voltage level is changed, that is, and how voltage level is changed, it is with corresponding change in current, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है या स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी है, मतलब इसमें कोई भी रोटेटिंग या मूवेबल पार्ट नहीं होता है, और ये एक स्टेशनरी टाइप की मशीन होती है, ठीक है। इसमें कोई भी रोटेटिंग और मूवेबल पार्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, इस ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। और जब वो भेजता है तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है, ठीक है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, वोल्टेज लेवल इज चेंज, मतलब वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लो पहले सर्किट में वोल्टेज V1 था तो दूसरे सर्किट में वोल्टेज V2 हो जाता है, ठीक है, विथ करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट। तो यदि वोल्टेज चेंज होता है तो करस्पॉन्डिंगली करंट भी चेंज होता है। मान लो करंट पहले I1 था एक सर्किट में, तो दूसरे सर्किट में वो I2 हो जाता है। तो इस हिसाब से ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी डिवाइस है, कोई मूवेबल या उसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है। और कैसे ट्रांसफर करती है कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो पाती है, लेकिन वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाता है, V1 से V2 हो जाता है, और करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज के साथ साथ करंट भी चेंज होता है, ठीक है। ये एक ट्रांसफार्मर का सिंपल सा डायग्राम है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ये। तो ट्रांसफार्मर, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन हमको दिख रहा है ये कहलाता है कोर, ट्रांसफार्मर का कोर कहलाता है। और कोर के ऊपर ये हमारी जो कॉइल लगी हुई है ये कहलाती है हमारी वाइंडिंग्स। तो एक वाइंडिंग ऐसी होती है जिसमें कनेक्टेड रहता है एक अल्टरनेटिंग सोर्स, मान लें इसका वोल्टेज है V1, ये क्या है, सोर्स है। दूसरी वाइंडिंग में कनेक्टेड रहता है लोड, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सोर्स से पावर जाती है और लोड तक वो पावर पहुंचती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पहुंच जाती है। ये हो गया फर्स्ट सर्किट, ये हो गया सेकंड सर्किट। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। जब ट्रांसफर होती है तो यहां जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी यहां मिलती है, लेकिन यहां का जो वोल्टेज होता है V1, वो जब यहां पहुंचता है तो ये हो जाता है V2, मतलब वोल्टेज जो होता है वो चेंज होता है। करस्पॉन्डिंगली यदि यहां पर यदि I1 करंट है तो यहां मिलने वाला करंट हमारा I2 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जहां पर सोर्स लगा रहता है उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जहां पर लोड लगा रहता है इस वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दो टाइप की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक होता है कोर, ठीक है। अच्छा, इसी ट्रांसफार्मर का एक और रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये वाली वाइंडिंग हो गई हमारी प्राइमरी और ये वाली वाइंडिंग हो गई हमारी सेकेंडरी। यहां पर लग जाता है लोड, यहां पर लग जाता है सोर्स, ठीक है। यहां से जाने वाला करंट होता है I1, यहां से जाने वाला करंट होता है I2, ठीक है। अब चूंकि वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि एक वाइंडिंग जो होगी उसका वोल्टेज लो होगा और दूसरी वाइंडिंग होगी उसका वोल्टेज हाई होगा। हो सकता है कि यहां पर उल्टा हो, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ठीक है। अपन इसको अभी देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो, एक बहुत खास बात है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है। करंट हम यहां से I1 दे रहे हैं, यहां पर करंट I2 पहुंच रहा है, लेकिन इन दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन वाइंडिंग्स। दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, बल्कि कैसे कनेक्टेड है, तो ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। देखो, यहां से जब भी अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इस वाइंडिंग में जा रहा है, तो यहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फ्लक्स, जिसको अपन डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रही है, फ्लक्स को, ठीक है।
और ये फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ये फिर एक ईएमएफ E2 इंड्यूस करता है और उसी के कारण यहाँ से एक करंट फ्लो होता है I2 और जो एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर लोड में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, पहले प्राइमरी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो पहुंची सेकेंडरी में, सेकेंडरी से मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और चली जा रही है लोड में। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस भी कहलाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, तो यहां से ये हम लोग को दिख रहा है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो ये कैसे वर्क कर रही है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग तो पढ़े होंगे कि यदि एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं और वो करंट यदि दूसरे कॉइल में ट्रांसफर हो जाता है बिना डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के, तो वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, हमको उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वाइंडिंग्स जो हैं वो कैसी हैं, ये दोनों वाइंडिंग्स मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। ठीक है, बोथ दिस वाइंडिंग्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड। ओके, तो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुए बिना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड दिस वाइंडिंग्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, अब ये जो है ये कैसे करता है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां से यहां पर ही एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, बल्कि ये इस डायरेक्शन में भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। यदि हम यहां सोर्स लगा दें, यहां लोड लगा दें, तो ट्रांसफर एनर्जी के ट्रांसफर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। बोथ डायरेक्शन में ये एनर्जी को ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर है, हमने जो अभी ट्रांसफार्मर देखा, ठीक है, उसमें जो टाइप्स की यदि हम बात करें ट्रांसफार्मर के, तो सबसे बेसिक जो होते हैं वो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है, जिसमें प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज हो, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो, प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू कम हो। सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, और इसके करस्पॉन्डिंग होता है सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न्स। हमने यहां पर ये देखा था। तो मान लें कि इसमें जो टर्न्स है वो N1 है, इसमें जो टर्न्स है वो N2 है। यदि N2 ज्यादा होगा और N1 कम होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा V2 वो यहाँ के वोल्टेज से ज्यादा होगा। मतलब वोल्टेज जो हम इनपुट में दे रहे हैं, आउटपुट में हमको ज्यादा वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज इंक्रीज होकर मिलता है, वोल्टेज राइज होकर मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप। यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज हो जा रहा है, प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, तो कहलाता है स्टेप अप। ये जनरली पावर स्टेशन में लगे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब यहां पे सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा वो कम होगा प्राइमरी वोल्टेज से, मतलब V2 इज लेस देन V1, मतलब N2 इज लेस देन N1। मतलब कि जब भी हम प्राइमरी में जितना वोल्टेज देते हैं, यदि हमको सेकेंडरी में उससे कम वोल्टेज मिलता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, इनपुट की तुलना में आउटपुट के वोल्टेज को डाउन कर देता है, तो यहाँ पर हमको वोल्टेज डाउन होकर मिलता है। तो जो भी सब स्टेशन वगैरह होते हैं जनरली उनमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा जो चार्जर वगैरह रहता है मोबाइल का या लैपटॉप का चार्जर है, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो स्टेप डाउन टाइप का होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टेप अप जो वोल्टेज को इंक्रीज कर दे, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को डिक्रीज कर दे, तो वो कहलाते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एक बहुत खास बात होती है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बाकी सारे मशीन्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसकी एफिशिएंसी इज वेरी हाई, 90% और उससे भी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसी कारण इसमें कोई भी वियर एंड टियर, इसमें कोई भी फ्रिक्शन, कोई विंडेज लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस कम होते हैं, तो एफिशिएंसी जो होती है वो
हाई हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है अदर रोटेटिंग मशीन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर जो है हम लोग यदि जनरल नॉर्मल डेली लाइफ में बात करें तो सबसे ज़्यादा इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, ट्रांसफार्मर मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये बड़े बड़े पावर प्लांट्स से लेकर के हमारे घरों तक में यूज होती है। मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो चार्जर रहता है, मोबाइल चार्जर, स्टेबलाइजर है ना, यूपीएस वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं जो कि वोल्टेज को डाउन करते हैं। तो इतने छोटे छोटे भी ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका वजन जो होता है वो फ्यू ग्राम्स में होता है। और यदि हम हाई वोल्टेज में बात करते हैं तो कई इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो पावर प्लांट वगैरह में लगे रहते हैं। यदि आपने कभी पावर प्लांट विजिट किया होगा तो उन पावर प्लांट्स में देखिए कि वहां पे कई कई 100 टन्स के भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी में ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। तो ये ट्रांसफार्मर्स की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मैं यही डिस्कस आप लोगों से करना चाह रहा था। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों है, यदि हम ये बात करें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों है, वाई दीज आर दे आर नीडेड। तो देखो होता क्या है कि जब हमारे पावर प्लांट जो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेट करते हैं, इन पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो जनरली 11 kV पे होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे यदि हम लो वोल्टेज पे जनरेट करते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहता है, और यदि इससे हाई वोल्टेज पे हम जनरेट करें तो इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल नहीं हो पाता है। तो 11 kV एक ऐसा वोल्टेज है जिसमें जनरल जो पावर प्लांट्स है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। अब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब जनरेट हो गई, हमको उसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है। कई कई बार कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक हमको इसको ट्रांसमिट करना रहता है। जैसे बिलासपुर में यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है और हम उसको भेजना चाहते हैं मुंबई में, तो कितने किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, है ना। तो इतने किलोमीटर ट्रेवल कराने के लिए हमारा एक पूरा का पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, उसमें ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। ये ट्रांसमिशन लाइंस में हमारा कंस्ट्रेंट है कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज मस्ट बी वेरी हाई। ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो यदि हमको इतनी पावर मान लो हमको ट्रांसमिट करनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है VI। हम चाहते हैं कि करंट कम हो। करंट कम क्यों चाहते हैं, ताकि लॉस कम हो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तो यदि I की वैल्यू कम होगी तो लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो यदि I की वैल्यू कम होती है, ठीक है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि यदि I कम है तो ये लॉसेस भी कम रहेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो I कम तो लॉसेस कम, और यदि I यदि कम हो रहा है तो वोल्टेज को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी हम इतनी पावर को कांस्टेंट रख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वोल्टेज को बहुत हाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, वेरी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना रहता है। और वोल्टेज को हाई कौन करेगा, ट्रांसफार्मर करेगा। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं। ट्रांसमिशन के इसमें कितना अपने को वोल्टेज लगता है, तो कई कई बार 400 kV, 750 kV, इतना हाई वोल्टेज भी हम लोगों को ट्रांसमिशन के समय में जरूरी होता है। मान लो पावर ट्रांसमिट होकर मुंबई पहुंच गई, ठीक है, तो किस वोल्टेज पे पहुंची, वो इतने हाई वोल्टेज पे पहुंची, लेकिन इतने हाई वोल्टेज पे हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमको डोमेस्टिक या इंडस्ट्री में अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करना है तो इस हाई वोल्टेज पे हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर से वोल्टेज को डाउन करना पड़ता है। किस वोल्टेज पे, 230 या 400 वोल्ट पे हमको उसको लाना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो यूज का जो वोल्टेज है वो कितना है, 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, जबकि ट्रांसमिशन का वोल्टेज कितना था, 400 किलो वोल्ट, मतलब 400 इंटू 1000 वोल्ट, है ना, और 750 किलो वोल्ट के आसपास रहता है। इस वोल्टेज को हमको इस पे डाउन करना पड़ता है। डाउन कैसे करते हैं, तो फिर से हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मशीन होती है हमारी। ठीक है, ताकि हम वोल्टेज को इजीली अप कर सकें और वोल्टेज को इजीली डाउन कर सकें। इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और यही एक रीज़न है कि जो AC सर्किट है वो DC के कंपेरिजन में ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि AC में वोल्टेज को कम और ज्यादा बहुत ही इजीली अपन कर सकते हैं विद ए हाई एफिशिएंसी मशीन विच इज नोन एज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के कारण ही AC जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर है कंपैरिजन टू DC। ठीक है, एक चीज और है ट्रांसफार्मर में, वो कहलाता है टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो क्या होता है हम लोग उसको समझ लेते हैं एक बार, है ना। तो जो ट्रांसफार्मर में जो
प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि फ्लक्स के कारण इंड्यूस होता है, इसका फॉर्मूला होता है E1 इज इक्वल टू होता है 4.44 phi m f इंटू N1, और सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 4.44 phi m f और N2। इसका डेरिवेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, अभी हम ये मान लें कि ये प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जहाँ पर phi m जो होता है वो फ्लक्स इन द कोर होता है, f जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, यदि हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, मतलब E1 अपॉन E2 लेते हैं, तो अपन ऐसा लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा सिर्फ N1 अपॉन N2। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये आता है एक टर्न्स रेशियो, तो ये कहलाता है टर्न्स रेशियो। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को और आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, तो हम लोग देखते हैं कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर रहता है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें लॉसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% रहती है। साथ ही साथ इसमें यदि हम रेजिस्टेंस और उसके लीकेज रिएक्टेंस को, मतलब R और XL को यदि हम नेग्लेक्ट कर दें, उसको पूरी तरह से हम जीरो मान लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, यदि हम ऐसा मानते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E1 वो V1 के बराबर होता है। मतलब ये वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो वाइंडिंग में हो रहा है और जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है और जो सेकेंडरी का जो टर्मिनल वोल्टेज हमको मिलता है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो हमको वोल्टेज मिलता है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब E2 इज इक्वल टू V2 हो जाता है। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा रहता है क्योंकि हम रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो E1 इज इक्वल टू V1 और E2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V2। तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 की जगह मैं लिख दूंगा V1 अपॉन V2। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कहलाता है टर्न्स रेशियो। ठीक है, अब चूंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं रहते हैं, एफिशिएंसी 100% रहती है, मतलब कि जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी, मतलब V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ठीक है, यहां पर मैं एक बार और लिख देता हूं, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, बिकॉज एफिशिएंसी इज 100%, देयर इज नो लॉसेज इन द आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये बात हो रही है आइडियल ट्रांसफार्मर की। ठीक है, इनपुट पावर क्या? V1 I1, आउटपुट पावर क्या? V2 I2। तो दैट मीन्स V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ जाता है, एक और रेशियो आ जाता है जो कि टर्न्स रेशियो कहलाता है। इसको यदि हम डिटेल में लिखें तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये कहलाता है टर्न्स रेशियो। ठीक है, तो दिस इज टर्न्स रेशियो। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन यदि हम लोग पढ़ना चाहें ट्रांसफार्मर में, आपको कई बुक्स में मिलेगा, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कुछ नहीं है, वो N2 अपॉन N1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 अपॉन I2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको K से शो करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ये टर्न्स रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो के बारे में ऑल अबाउट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है ताकि आगे हमको ये चीज़ काम में आएगी। ओके, थैंक यू।